नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट पर इनकम टैक्स नोटिस से कैसे आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आप सभी को पता है, एक नियम दिया गया है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट जो है, वैसे तो आप कितने भी करवा सकते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 लाख रुपए से ज्यादा, चाहे आपने कैश में करी है चाहे ऑनलाइन से करी है, 10 लाख से ज्यादा की अगर आप एफडी करवाते हैं, यहां पर ये जो एफडी है वो नई एफडी होनी चाहिए, रिन्यू एफडी नहीं होनी चाहिए। रिन्यूअल के केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। अगर 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख और ज्यादा अगर आपने कैश में ऑनलाइन में एफडी करी है बैंक में, ध्यान रखिएगा एक बैंक के अंदर, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में, तो उस केस में जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर रिपोर्टिंग कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को, जो आपके एआईएस और टीआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है कि आपने यहां पर कितने के एफडी करी है। ध्यान रखिएगा अगर आपने ऑटो रिन्यू फैसिलिटी करी है तो उस केस में जो रिन्यूअल एफडी है वो यहां पर कंसिडर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप एफडी ब्रेक करते हैं, क्लोज करते हैं, पैसा जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में आता है, फिर यहां पर आप वापस नई एफडी क्रिएट करते हैं, तो इसको यहां पर ये 10 लाख की लिमिट में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये नियम दिया गया कि 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी अगर आप करते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर दी जाएगी। पैन लेवल बेसिस पे ये देखा जाता है, लेकिन अलग अलग बैंकों में अगर आप 10-10 लाख के अंदर करते हैं तो उस केस में हर एक बैंक जो है वो रिपोर्ट नहीं करेगी। ना ही बैंक के पास कोई डाटा है शेयर करने के लिए कि एक व्यक्ति के पैन पे कितनी एफडी किस बैंक ने करी है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको ट्रैक करता है पैन के हिसाब से, तो उस केस में यहाँ पर आपको नोटिस भेज सकता है। अगर आपने मल्टीपल बैंक के अंदर भले ही 10 लाख से कम भी क्यों ना करी है, तो भी यहाँ पर टोटल लिमिट जो है पैन लेवल इंडिया बेसिस पर 10 लाख की देखी जाती है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको कई बार इनकम टैक्स की नोटिस जो है वो आ सकती है। आइए इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है कि और भी कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर इनकम टैक्स की नोटिस आपको आ सकती है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एफडी करी है आपने और ब्याज नहीं दिखा रहे इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस केस में ध्यान रखिएगा वो एफडी का ब्याज ना दिखाने पर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। आइए जानते हैं। तो ऑलवेज रिपोर्ट करें एफडी के ब्याज को अपनी आईटीआर में। तो कभी भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ऑलरेडी आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जो भी ब्याज है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कई लोग नहीं दिखाते हैं, तो ये गलती ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि आपकी एफडी है। जब एफडी है तो ब्याज भी यहां पर आपको शो करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको वो ब्याज दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा एफडी इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर टैक्सेबल होता है। कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि एफडी इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल है, तो वो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा ओल्ड रिजिम में सिर्फ मिलता है, न्यू रिजिम में तो कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता एफडी इंटरेस्ट पे। ओल्ड रिजिम में सेक्शन 80 टीटी बी होता है, जहां पर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 से कम है, तो आपको एफडी के इंटरेस्ट पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। 80 टीटी बी में सिर्फ सेविंग अकाउंट पर बेनिफिट मिलता है। सेविंग का जो ब्याज है वहां पर आपको 10,000 की छूट मिलती है, एफडी के ब्याज पर नहीं मिलती। 80 टीटी बी में सीनियर सिटीजन को मिलता है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, और अगर आपका एफडी इंटरेस्ट है तो यहां पर आपको 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ये सिर्फ आपको ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा 80 टीटी बी के अंदर सीनियर सिटीजन ओल्ड रिजिम है, 60 साल से ज्यादा है, उन्हीं को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज पूरा का पूरा एफडी इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्सेबल होता है। हमेशा एफडी इंटरेस्ट जो है वो आपके एआईएस टीआईएस या 26 एएस के अंदर शो होता है, क्योंकि बैंक यहाँ पर रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं एफडी इंटरेस्ट अपनी आईटीआर में, तो उस केस में
हाई चांस है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है कि आपने अपनी इनकम को प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया है, यहां पर मिसमैच की नोटिस आपको मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, कई बार यहां पर बैंक जो वो टीडीएस डिडक्ट करती है क्योंकि 194A के अंदर 10% रेट दिया गया है। लोग क्या करते हैं कि हमारा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, हम आईटीआर ही नहीं फाइल करते, जबकि यहां पर अगर आप स्लैब रेट में अगर आते हैं 20%, 30% या इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो डिफरेंस होता है उस पर आपको पूरे इंटरेस्ट पे आपको टैक्स जो है वो देना होता है, बैलेंस टैक्स देना होता है। मान लीजिए आपका 5,000 रुपया टीडीएस डिडक्ट हुआ, आपकी 1 लाख की थी तो 20% के हिसाब से 20,000 का टैक्स बन रहा था, तो 20,000 माइनस 5,000 तो बाकी का जो 15,000 रुपया है ये टैक्स देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर बैंक टीडीएस नहीं भी डिडक्ट करता बिलो 1 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, और नॉन सीनियर सिटीजन है तो उन लोगों के लिए 50,000 की लिमिट है। तो वहां तक अगर लिमिट है तो बैंक टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आईटीआर में आपको शो नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट तो 100% टैक्सेबल है। तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट भले ही आपका 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो सीनियर सिटीजन का, या नॉन सीनियर सिटीजन का 10,000, 20,000 आपको आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी है। टीडीएस रिफंड अलाउड, टीडीएस रिफंड तभी मिलेगा जब आप आईटीआर में इसको शो करेंगे। अगर कोई एफडी आपकी बड़ी एफडी है, इंटरेस्ट अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो स्क्रूटनी नोटिस आपको यहां पर आ सकता है। इंटरेस्ट आपका कई बार जो है वो हर साल जो है वो टैक्सेबल रहता है, भले ही आपको मैच्योरिटी पर कई बार मैच्योरिटी पर मिलता है, लेकिन एक्यूर तो हर साल होता है, जिसको आपको आईटीआर में भी हर साल दिखाना जरूरी हो जाता है। लॉन्ग टर्म एफडी जो होती है जिसका ब्याज आपको हर साल जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाए, इससे फायदा ये भी होता है, हर साल इंटरेस्ट दिखाने से एफडी में 2 फायदे मिलते हैं। एक तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है, दूसरा आपको यहां पर एटीटीटी बी का फायदा मिल जाता है। तो ये 2 चीज का फायदा आपको मिलता है, और तीसरा आपको स्लैब रेट का भी फायदा मिलता है। हर साल मान लीजिए आप 10% की स्लैब में आ जाते हैं, लेकिन अगर मैच्योरिटी के टाइम आप दिखाते हैं और 30% पर आप है, क्योंकि आपका एफडी का ब्याज ज्यादा होगा, उसमें 5 लाख रुपया होगा, 10 लाख रुपया होगा, तो 30% हो तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 20%। जबकि हर साल अगर आपका 1-1 लाख रुपया है और आप 10% के रेट में आते हैं तो वहां पर आपको फायदा मिल जाता है। तो हर साल दिखाएं इसे, ताकि आपको बेनिफिट फायदा यहां पर हर साल मिले। मैच्योरिटी पर कभी ना दिखाएं, क्योंकि मैच्योरिटी पर जो है वो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। हर साल आपको एटीटीटी बी में 50,000 का फायदा मिल जाता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है, और स्लैब रेट का भी फायदा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं कि यहां पर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जो वो जमा कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा 15G 15H अगर आप जमा करते हैं तो यहां पर अगर आप गलत जमा करेंगे तो भी इनकम टैक्स की नोटिस आपको आ सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि अगर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना है तो 15G 15H जो है वो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से कम है, तो उन लोगों के लिए फॉर्म 15G है। टैक्सेबल इनकम आपकी 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 होनी चाहिए, और आपकी टोटल इनकम जो है वो 4 लाख के अंदर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपके एफडी का ब्याज 4 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म 15G जमा कर पाएंगे। 15H कौन भरेगा? जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम आपकी 12 लाख के अंदर होनी चाहिए। यहां पर आपको 4 लाख तो बेसिक एग्जम्पशन मिल जाता है, प्लस यहां पर 8 लाख का आपको 87A का रिबेट भी मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म है 15H और यहां पर 15G रहता है। अब यहां पर आपकी टोटल इनकम जो है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, भले 12 लाख के अंदर है, लेकिन अगर आपका टैक्स निकल कर आ रहा है तो उस केस में आप फॉर्म जमा नहीं कर सकते। फॉर्म 15G 15H जो है वो आपको कब देना है? हर साल के अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में ही दे दीजिए, मिड में भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अप्रैल में देंगे तो पूरे साल आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हुए तो उस केस में आईटीआर भी आपको फाइल करनी नहीं पड़ेगी। तो अप्रैल महीने में रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है ये फॉर्म जमा करें। अगर अप्रैल में छूट जाता है तो आप कभी भी, जब भी आपको पता चले कि ये फॉर्म आपका छूट गया है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, ताकि आगे पीरियड का आपका जो टीडीएस है वो बैंक ना काटे। ध्यान रखिएगा एफडी अगर आपने मल्टीपल ब्रांच में करवाई है तो सभी ब्रांच में जाकर आपको फॉर्म 15H जो है वो जमा करना है। इनकरेक्ट जमा करेंगे फॉर्म 15G H और टैक्सेबल इनकम निकल कर आ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया,
तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, सबमिट करने के बाद भी अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं भी होता है, यानी 15G 15H आपने जमा कर दिया, अब बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको इनकम टैक्स में इसे दिखाना मैंडेटरी है। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाता है, 4 लाख से क्रॉस कर गया, तो आपको यहां पर दिखाना मैंडेटरी होगा। भले आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी लायबिलिटी है कि आपको आईटीआर में इसको दिखाना है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, आपको हमेशा अपने बैंक में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है। जितनी भी आपकी बैंक है जहां पर आपने एफडी किया है, इस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को जो है वो जरूर कलेक्ट कर ले। आईटीआर फाइल करने से पहले हमेशा डिपेंड ना रहे कि एआईएस में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ब्याज वो सही है। हो सकता है कई बार आपके बैंक में ज्यादा ब्याज आ रहा हो, एआईएस में कम दिख रहा हो, या एआईएस में ज्यादा आ रहा हो, बैंक सर्टिफिकेट में कम दिख रहा हो, तो इसको जरूर मैच करें। सभी बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो है, जहां पर भी आपकी एफडी है, चाहे एफडी है, सेविंग अकाउंट है, जो भी आरडी है, तो वो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देती है, ये जरूर कलेक्ट कर ले। ये कलेक्ट करना क्यों जरूरी है? ताकि आप इसको मैच करें, रिकंसाइल करें अपने जो भी 26A से या AI से इसको मैच करके फिर इसको बाद में जो है वो आईटीआर में फिलअप करें, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर नोटिस आए तो आपके पास प्रूफ होगा। AIS TIS तो है, साथ में आपके बैंक सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक सर्टिफिकेट जो है, जो बैंक प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट, वो भी यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार मांगता है। तो चेक यहाँ पर करें 26S, AIS TIS और मैच करें अपना इंटरेस्ट अमाउंट और टीडीएस अमाउंट, दोनों ही मैच करना आपको। अगर यहाँ पर AIS TIS में शो नहीं कर रहा तो उस केस में ध्यान रखिएगा, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना मैंडेटरी है। भले AIS TIS में नहीं है, बैंक सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, तो उस केस में आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है। बैंक यहाँ पर कई बार ज्यादा दिखा देता है या कम ब्याज दिखा देता है, तो बैंक को यहाँ पर कहे कि उस चीज को करेक्ट करें। जो बैंक है वो टीडीएस जो है वो रिवाइज करेगी, तो आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। टीडीएस क्रेडिट अलाउड ओनली तभी अलाउ किया जाएगा जब आप ब्याज और टीडीएस अमाउंट जो है वो आपका मैच होगा 26AS या फिर AIS से। आपको टीडीएस का क्रेडिट कब मिलेगा, रिफंड कब मिलेगा? जब आपके ऑनलाइन 26AS से मैच करेगा और आईटीआर और दोनों के अंदर मैच होगी, तो चीजें आपको रिफंड जो है वो दे दी जाएगी। कई बार बैंक जो है, कुछ बैंकें जो है वो ईयरली इंटरेस्ट दिखाती है, और कुछ बैंक जो है जब इंटरेस्ट पे करती है तब दिखाती है। तो मैच करना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है। ऑनलाइन से भी आप सारी चीजें मैच कर सकते हैं। कुछ लोगों के डोरमेंट अकाउंट होते हैं, ओल्ड अकाउंट होते हैं, पुराने अकाउंट होते हैं, फॉरगॉटन एफडीज होती हैं, जो वो भूल जाते हैं, करके भूल जाते हैं। भाई 50,000 की एफडी कर दी, 10 साल हो चुके हैं, भूल चुके हैं, लेकिन उन अकाउंट में भी ब्याज आता है, तो वो भी आपको चेक करना है। AIS के तहत बैंक सर्टिफिकेट होगा, AIS होगा, तो वो सब चीजें आप रिकंसाइल करेंगे तो सारी चीजें आपको पकड़ में आ जाएगी, तो आसान होगा। इसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कोई पुरानी एफडी भी है। आ जाते अपने फोर्थ पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर ज्वाइंट एफडी है तो उसे दिखाना यहां पर मैंडेटरी है। प्रॉपरली अपनी ज्वाइंट एफडी को जरूर दिखाएं। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट एफडी अगर आप करवाते हैं अपने स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी करवाते हैं, ज्वाइंट एफडी में उसका किसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, एफडी, ज्वाइंट एफडी का जो ब्याज है वो उसके हाथ में टैक्स किया जाएगा जो रियल ओनर ऑफ मनी है, जिसका एफडी में पैसा लगा हुआ है, जिसने कंट्रीब्यूशन एक्चुअली किया है पैसे का, जिसका सोर्स ऑफ फंड है, वही यहां पर जो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, दो जॉइंट होल्डर है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ने पैसा डाला और सेकेंडरी में दिखा दे, ये नहीं चलेगा। सेकेंड होल्डर का जो नाम है वो सिर्फ यहां पर रखा गया है, उसमें कोई भी टैक्स मैटर जो है वो इफेक्ट नहीं करता। अगर आपने स्पाउस के नाम से, चाइल्ड के नाम से एफडी करी है, तो ध्यान रखिएगा आपके अंदर जो हस्बैंड है या जो फादर है उनके नाम से क्लब कर दी जाएगी। अगर चाइल्ड यहां पर मेजर हो जाता है तो उस केस में चाइल्ड के अंदर इनकम जो है वो इंटरेस्ट इनकम जो दिखाई देगी। स्पाउस है, चाइल्ड माइनर है, तो उस केस में हस्बैंड जो होगा उसके इनकम में क्लब कर दिया जाएगा जो भी एफडी का ब्याज आता है। अगर दोनों ज्वाइंट होल्डर रिपोर्ट कर देते हैं ब्याज भी और टीडीएस, तो उस केस में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अगर किसी गलत पैन वाले ने भी इंटरेस्ट और टीडीएस क्लेम कर रहे हैं तो उनको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी, मिसमैच की नोटिस यहां पर आ जाएगी। हमेशा 26AS, AIS, TIS बैंक सर्टिफिकेट जो है वो चेक करें। टीडीएस रिपोर्ट हमेशा यहाँ पर ध्यान रखें कि टीडीएस क्या आपके पैन में रिपोर्ट किया गया है या फिर आपके जॉइंट होल्डर पैन में रिपोर्ट हुआ है, ये जरूर चेक करें कि बैंक ने गलती से सेकेंडरी होल्डर के तो पैन में नहीं डाल दिया, जबकि पैसा जो है वो प्राइमरी होल्डर का था।
अगर गलत भी टीडीएस क्यों ना काट दिया हो, प्रॉपर इंटरेस्ट जो वो आपकी आईटीआर में पैन में जरूर दिखाए और बैंक को ये कह दे कि ये जो टीडीएस है वो रिवाइज करे ताकि प्रॉपर 26 एज के अंदर रिफ्लेक्ट हो। दोनों का अगर पैसा है तब क्या होगा, तो यहाँ पर आप रेशियो जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अगर किसी ने 6 लाख और 4 लाख किए हैं, टोटल 10 लाख किए हैं, तो 60 और 40 या 6 और 4 का रेशियो आप कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से पैसा इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से आप रेशियो जो है वो कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो ब्याज आएगा वो आप आईटीआर में दिखा दें कि 60% यानी 60,000 जो है वो आप में दिखाएं और 40,000 जो ब्याज आ रहा है तो वो आप अपने स्पाउस में वो दिखा दें। सोर्स ऑफ फंड जो है वो प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट, गिफ्ट डीड, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आइए कौन से डॉक्यूमेंट एविडेंस आपके पास होने चाहिए अगर आप एफडी करवाते हैं। सोर्स ऑफ मनी क्या हो सकता है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आती है तो ये डॉक्यूमेंट एविडेंस आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर एडिशन जो है वो कई बार कर दिया जाता है। जैसे अगर आपको गिफ्ट का पैसा मिला है, सोर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सोर्स इंपॉर्टेंट है कि सोर्स से कौन से पैसे से ये एफडी क्रिएट हुई है और इस पर जो है वो आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये सोर्स इंपॉर्टेंट है। ये सोर्स जो है वो टैक्सड होना चाहिए, यानी इस सोर्स पे ऑलरेडी, इस पैसे पे ऑलरेडी सरकार को टैक्स हमने दे दिया है, जिसके बाद हमने ये एफडी करी है। अगर इस पे टैक्स नहीं दिया है तो उस केस में ये जो भी एफडी आप करवा रहे हैं वो आपका एडिशन कर दिया जाएगा। सरकार ध्यान रखेगा अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मान के इस पर 78% तक टैक्स लगा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सोर्स होना आपके पास जरूरी है, यानी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा 78% से ज्यादा की पेनल्टी, इंटरेस्ट, ब्याज आप पर लगाया जा सकता है। तो देखिए अगर आपको गिफ्ट पैसा मिला, पेरेंट से मिला है, रिलेटिव से मिला है, तो गिफ्ट डीड हो सकती है या बैंक ट्रांसफर हो सकता है। रिलेशन आप जो है वो प्रूव कर दे, गिफ्ट डीड प्रॉपर बना ले, कैश है, ऑनलाइन पेमेंट है तो एक गिफ्ट डीड बना ले ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना आए। बेचा है, अगर आपने गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर बेचा है तो बिल होगा आपके पास बेचने का, तो वो बिल जो है वो प्रॉपर रखे। परचेज भी जब किया था वो भी खरीदी रखे। जो पैसा आपने जब परचेज किया था उसका सोर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा, उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए, आईटीआर होनी चाहिए। बैंक से आप करें, कैश से अगर करेंगे तो उसमें लिमिट रहती है 2 लाख से ज्यादा का आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके 2 लाख से ज्यादा का अगर करेंगे, सेल करेंगे तो आपको उनका पैन, आधार, ये सारी चीजें आपको रखनी है। सेल ऑफ लैंड, हाउस, शॉप, फ्लैट बेचे थे तो ये प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होंगे, सेल डीड होगी, वो आपको संभाल कर रखनी है। बैंक से अगर ट्रांसफर हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट, सामने वाले जो बायर है उसका पैन, आधार, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट प्रूफ आपसे जो है मांगा जाएगा। कैश पैसा पड़ा हुआ, सेविंग में बैलेंस पड़ा हुआ तो सेविंग का बैंक स्टेटमेंट चलेगा। पीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस विड्रॉल है तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है, अकाउंट है, वो आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए। पुरानी एफडी थी वो मैच्योर हो गई तो वो एफडी जो मैच्योर हो गई तो उसका अकाउंट नंबर या एफडी की जो रसीद है, क्लोजर अकाउंट है, ये सारी डिटेल आपको रखनी है। इंश्योरेंस क्लेम आया, एलआईसी मैच्योरिटी आई, सैलरी एरियर आया, बोनस आया है, लोन लिया हुआ है तो सैंक्शन लेटर होगा, जो भी लोन है आपके खाते में जो आया है उसका स्टेटमेंट होगा, ये सारी चीजें आपको रखनी है। सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, शेयर्स, क्रिप्टो, डिविडेंड, तो ये आप आईटीआर में तो दिखाते ही हैं, साथ में जो ब्रोकर के थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी आपको रखने हैं, बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आपको रखनी है। रेंट इनकम आई है, साथ में बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल रिसिप्ट आई है, ग्रेचुटी मिली है, लीव एनकेशमेंट, पेंशन, अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, फॉर्म 16 हो गया, कई सारे जो आपको रिटायरमेंट बैंक में मिला हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको संभाल कर रखनी है। पेंशन ऑर्डर कॉपी हो गई। विनिंग, अगर आपको ये लॉटरी, ऑनलाइन गेम से या फिर आपको रिफंड आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या फिर टीडीएस से, तो ये सारे डॉक्यूमेंट सोर्स जो है वो आपके पास होने जरूरी है। ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी अगर आपको नोटिस भेजता है तो हमेशा आपसे डिमांड किया जाएगा कि ये एफडी जो है उसका सोर्स बताइए, ये पैसा जो है वो आपके पास कहां से आया उसका सोर्स बताइए, और सोर्स बताने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वो मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो आपसे मांगा जाएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होंगे तो उस केस में यहाँ पर 78% का एडिशन जो है वो कर दिया जाएगा। तो कभी भी आप एफडी करें तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखें। अगर इन चीजों के बारे में आप ध्यान रखेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रूफ अगर आपके पास है तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आने के बावजूद भी आप पर कोई भी टैक्स पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगर आप जेन्युइन है तो उस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।